गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर 5 में है, क्लास +2 चैप्टर 14 है एलपीपी, एक्सरसाइज 14.3 टॉपिक चल रहे हैं। अभी क्वेश्चन हम चला रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने और सीरीज पढ़ी थी, तो कुछ डाउट है, तो डाउट में सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर प्लान टू इंस्टॉल सम न्यू मशीन इज वर्कशॉप। तो वही बात है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन में हम पढ़ेंगे और चले जाएंगे। तो लास्ट लाइन में उसने दिया हुआ है मैक्सिमम आउटपुट। आउटपुट हम किसको बोलते हैं? प्रोडक्शन को। तो जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? आउटपुट। और आउटपुट क्या दिया हुआ है उसने? मैक्सिमम दिया हुआ है। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होना चाहिए, उसकी प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो आउटपुट क्या होगा? मैक्सिमम। 10 कंपोनेंट पर आवर में बनाते हैं, लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है टाइप ए मशीन कॉस्ट ₹800 एंड स्पेस चाहिए उसको 3 स्क्वायर मीटर। टाइप बी मशीन की कॉस्ट दे रखी है 1600 और स्पेस चाहिए 1.5 स्क्वायर मीटर। टाइप से टर्न्स आउट दिया हुआ है कि टर्न्स आउट का मतलब समझते हो, कितने कंपोनेंट बनाएगा वो दिया हुआ है। 10 कंपोनेंट बनाता है पर आवर में। टाइप बी कितना बना रहा है? 15 कंपोनेंट। तो 10 कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब चाहे वो मशीनें नट बनाती है या बोल्ट बनाएगी या कुछ भी, टेबल बनाती है, चेयर बनाती है, कुछ ना कुछ पार्ट बनाती है, 10 कंपोनेंट बनाती है पर आवर में। तो टाइप ए मशीन बनाती है 10 कंपोनेंट पर आवर में। टाइप बी मशीन 15 कंपोनेंट बनाती है पर आवर में। ये दिया हुआ उसने। तो कहता है उसके बाद ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का मतलब जो उसको कंपनी को या फैक्ट्री को पास होने का लाइसेंस देता है, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, वो कहती है कि कम से कम तुम्हें 3 मशीनें टाइप ए की और 4 मशीनें टाइप बी की लगानी पड़ेगी। तो फिर 10 कंपोनेंट पर आवर क्या हो गया? टाइप ए। 15 कंपोनेंट पर आवर क्या हो गया? टाइप बी। और कॉस्ट कितना दिया हुआ है? ₹800 पर यूनिट का। पर मशीन का कॉस्ट दे रखा है 1600 पर यूनिट का दे रखा है। मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल, तो उसकी जेब में पैसे कितने हैं? वो 20,000 अवेलेबल हैं। स्पेस कितनी रिक्वायर्ड चाहिए उसको? स्पेस रिक्वायर्ड चाहिए 3 स्क्वायर मीटर। 3 स्क्वायर मीटर चाहिए पर यूनिट के लिए। 3 स्क्वायर मीटर पर यूनिट के लिए चाहिए। और दूसरे के लिए कितनी चाहिए? 1.5 स्क्वायर मीटर चाहिए। 1.5 स्क्वायर मीटर चाहिए, स्क्वायर मीटर पर यूनिट के लिए। पर यूनिट के लिए 1.5 स्क्वायर मीटर चाहिए। तो कहता है इतना। और उसके बाद टोटल स्पेस कितनी अवेलेबल है वो भी देख लीजिए। टोटल स्पेस अवेलेबल कितनी दे रखी है? 30 स्क्वायर मीटर उसने दे रखी है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कंपेल दैट। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन क्या कंपेल करना है? एटलीस्ट 3 मशीन है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कंपेल दैट एटलीस्ट, कम से कम क्या चाहिए? 3 मशीन चाहिए टाइप ए की और 4 मशीन किसकी चाहिए? टाइप बी की। कम से कम बोलो इतनी तो मशीनें उसे कम से कम चाहिए। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कंपेल दैट 3 मशीन चाहिए टाइप ए की, 4 मशीनें किसकी चाहिए? टाइप बी की। तो कहते हैं इसको लिए सॉल्व कराइए। सॉल्व करा देंगे। तो जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम आउटपुट। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मशीन ऑफ टाइप ए। वाई आ गया। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई? 800x। तो अब ये कंस्ट्रेंट्स बनेंगी। पहले जेड को बना लें। जेड कितना आएगा? 10 कंपोनेंट दिया हुआ है, तो 10 इंटू एक्स प्लस 15 कंपोनेंट बराबर 15 इंटू वाई। और जो इनइक्वालिटी दे रखी है आपके पास, कंस्ट्रेंट्स दे रखी हैं, वो क्या दे रखी हैं? कंस्ट्रेंट देखो 800x प्लस 1600y और कितना अमाउंट उसके से अवेलेबल है? 20,000। तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20,000। स्पेस कितना चाहिए? 3 स्क्वायर मीटर इक्वल 3x। 1.5 को लगा लो, 2 प्लस 1 3/2। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो। 1.5 कितने के इक्वल हो गया? विच इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर मीटर। 3/2y कितना मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल है? उसे मैक्सिमम अमाउंट बोल रहा हूँ। मैक्सिमम स्पेस कितना अवेलेबल है? 30 स्क्वायर मीटर। 30 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं वो स्पेस को यूटिलाइज कर सकता। टोटल स्पेस अवेलेबल, तो मतलब एक रूम है जिसके, एक फैक्ट्री के पास हॉल रूम है जिसपे 30 स्क्वायर मीटर है, तो इतनों में आप मशीनें लगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कंपेल दैट एटलीस्ट 3 मशीनें लगेंगी टाइप ए की। कम से कम 3 मशीनें होंगी टाइप ए की। तो एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाई एक्स, क्योंकि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मशीन्स ऑफ टाइप ए। तो टाइप ए की मशीनें कम से कम कितनी लगेंगी? 3 लगेंगी। 3 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, वाई क्या लगेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। वैसे तो इसमें एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x को वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलरेडी इसके अंदर है।
इसके अंदर ऑलरेडी x, y greater than 0 ऑलरेडी है इसके अंदर। क्यों बोला? क्योंकि x 3 से बड़ा है, y भी 4 से बड़ा है, तो 0 से बड़े होंगे ही होंगे। आपकी मर्जी लगाना लगा लो, नहीं तो यहीं पे भी रोक सकते हो। तो ये आ गई आपकी 1 2 3 4 और इक्वालिटी वाली इक्वेशन। लगाना है तो देख लेना, जिसको समझ है वो तो समझ गया जाता है बच्चा, ये लगाने की इसमें जरूरत तो नहीं है, लगाना तो लगाना, क्योंकि 3 से बड़ा 0 से बड़ा 3 से बड़ा ही होगा। जो चीज़ एक 0 से बड़ी है, एक 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी होगी, तो आप लगा सकते हो। चलिए सिक्स क्वेश्चन। मेरे पास है रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड दे रखे हैं, फूड पी और फूड क्यू दे रखे हैं। चलिए सिक्स क्वेश्चन। रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी और क्यू। तो फूड वाले तो अपने से पहले भी बहुत बार आए हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है इसमें। तो दो टाइप के फूड को मिक्स करना चाहते हैं, एक फूड पी है और एक फूड क्या है, क्यों है आपके पास। दो टाइप के फूड को मिक्स करना चाहते हैं। वो लास्ट में पढ़ लेते हैं, देखो क्या कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे ऊपर से क्या क्या दिया हुआ है। डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर बोला हुआ है सबसे लास्ट लाइन में। कॉस्ट को बोला हुआ है कि कॉस्ट मेरी क्या होनी चाहिए, जेड क्या है कॉस्ट है, वो क्या होनी चाहिए मिनिमम। तो देखते हैं पूरे क्वेश्चन में कहाँ पे कॉस्ट लिखी हुई है हमें, अभी पता तो चलता है कि हम कॉस्ट से शुरू करें। रेशमा wishes to mix two types of food P and Q in such a way that vitamin contents of the mixture contain at least 8 unit of vitamin A, 11 unit of vitamin B. Food P cost rupees, cost दे रही दी हुई है। Food P की cost दी हुई है ₹60 पर किलोग्राम, फूड P के लिए दे रखी है। और दूसरे के लिए जो कॉस्ट दे रखी है वो ₹80 पर किलोग्राम फूड क्यू के लिए दे रखी है। चलिए, फूड P contains 3 units per kilogram of vitamin A, 5 units per kilogram of vitamin B, while food Q contains 4 units of per kilogram vitamin A, vitamin B की क्वांटिटी दे रखी है। क्वांटिटी दे रखी है ऑफ विटामिन ए की और विटामिन बी की। तो पहला स्टेप हमेशा ये होता है, जहां हम लास्ट टाइम से देखते हैं, तो इसी से ये वाली चीजें भी भरी जाती है बड़े आराम से। फिर हम स्टेप 3 को यहाँ से हम काउंट करते हैं। तो पहले जेड एक्स वाई जरूर लिखते हैं, टेबल बनाए ना बनाए पर जेड एक्स वाई लिखना पड़ेगा। तो लेट जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम कॉस्ट को, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी ऑफ फूड पी का, वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू। अब विटामिन ए विटामिन बी कितना दे रखे हैं, फूड ए फूड पी और फूड क्यू में साफ लिखा हुआ है। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर किलोग्राम ऑफ विटामिन ए, 5 यूनिट्स पर किलोग्राम ऑफ विटामिन बी। फूड क्यू कंटेन्स 4 यूनिट्स पर किलोग्राम ऑफ विटामिन ए, और विटामिन बी के भी दे रखे होंगे, कितने दे रखे हैं, 2 यूनिट्स पर किलोग्राम। अब ऊपर भी दे रखे हैं, रेशमा wishes to mix 2 types of food P and Q in such a way that vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. At least दे रखी है 8 units of vitamin A और क्या दे रखा है, मिक्सचर कंटेन, मिक्सचर एटलीस्ट कंटेन, जो दोनों का मिक्सचर होगा। मिक्सचर का मतलब समझते हो, फूड पी और फूड क्यों मिला के बोला हुआ है, मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट कम से कम 8 यूनिट पर किलोग्राम ऑफ विटामिन ए, और भी बोला होगा इसने कुछ ना कुछ, कितना दिया हुआ है, 11 यूनिट्स पर किलोग्राम ऑफ विटामिन बी के दे रखे। एक इसके लिए क्या रखा है, मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट। तो इसमें तो खैर कुछ भी नहीं था, पता नहीं क्यों डाउट में पूछा गया है। जेड क्या आ गया, 60x प्लस 80y।
और इनइक्वालिटीज क्या आई हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या आ रही हैं। 3 यूनिट पर किलोग्राम के लिए दे रखा है 3x प्लस 4y, कम से कम एटलीस्ट दे रखा है, तो ज़्यादा ज़्यादा कितना भी होगा एटलीस्ट में ये साइन होता था जो पहले बात हो चुकी है 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। इसमें तो ये आएगा ही आएगा बिकॉज क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। 10 एक कंपनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, वन ऑफ देम नीड्स 1/4 ऑफ एन आवर फॉर असेंबल वर्क पर यूनिट्स। तो मेरे पास तो ये वाला है, देखो डाउट में भी यही वाला है कि नहीं ये देख लेना आप। A company produces 2 different products. तो लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन में देख लो क्या कह रहा है वो, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो जेड क्या आएगा, प्रॉफिट, जो उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। टेंथ में क्या कह रहा है वो देखो, जेड कह रहा है प्रॉफिट, जो उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम। क्वेश्चन में कह रहा है, हमने नहीं पढ़ा तो देख लेते हैं। जहां तक प्रॉफिट नहीं दिया उसका तक क्वेश्चन को पढ़े तो द फर्स्ट प्रोडक्ट डिस्क्राइब हैज अ मार्केट वैल्यू सेल प्राइस दे रखी है ₹9 पर यूनिट एंड सेकंड प्रोडक्ट डिस्क्राइब द मार्केट वैल्यू ₹8। इन एडिशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेली सेल फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट इज estimated to the 200 यूनिट without there being a maximum limits। तो देखो कहीं प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो दिया क्वेश्चन पढ़ के देख लो। एक कंपनी प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वन ऑफ देम नीड 1/4 ऑफ एन आवर assembles work per unit, 1/8 quality control works and ₹1.2 in raw material। the other product requires इतना ही 1/3 and 0.9 raw material के लिए। given the current availability of the staff in the company each day there is at most a total of 90 hours available for assembling, 80 hours for quality control। the first product described has a market value sale price दे रखी है वो ₹9 per unit and the second product describe a market value sale price उसकी भी दे रखी है ₹8। in addition the maximum amount of daily sale for the first product is estimated to be 200 units without there being a maximum limit of daily sale for the second product। formulate and solve graphically for maximize the output। प्रॉफिट जो होना चाहिए उसका क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम बोल रहे हैं। प्रॉफिट जो होगा इसमें वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कितना रहेगा उसका प्रॉफिट, तो वो वाली बात कह रहे हैं। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट को। कितना दे रहा है, मैक्सिमम। कितना दे रहा है, ₹9 पर यूनिट का। एंड सेकंड प्रोडक्ट डिस्क्राइब है मार्केट वैल्यू कितनी दे रहा है, ₹8 पर यूनिट। ₹9 पर यूनिट किसका दे रहा है, द फर्स्ट प्रोडक्ट। ये फर्स्ट प्रोडक्ट है और ये क्या दे रहा है, सेकंड प्रोडक्ट है। जेड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट को। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट के, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सेकंड प्रोडक्ट। वो कह रहा है कंपनी हैज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। सोचो कंपनी, वन ऑफ देम नीड्स 1/4 टाइम रिक्वायर्ड। टाइम कितना चाहिए किसके लिए, असेंबल्स के लिए। कहता है कितना चाहिए असेंबल के लिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं
पॉइंट है मेरे पास, समझना भी, असेंबल के लिए। और वो क्या कह रहा है, 1/4 कह रहा है, इधर देखना पहले, 1/4 आवर पर यूनिट को बनाने में, 4 आवर चाहिए पर यूनिट को बनाने में प्रोडक्ट एक। और टाइम रिक्वायर्ड बाय क्वालिटी कंट्रोल को कितने चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल को 1/8 आवर्स पर यूनिट को बनाने में। और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹1.2। तो अब इसका क्या मतलब है, रॉ मटेरियल का बता रहा हूँ, पहले मैं दूसरे का लगा दूं। अदर प्रोडक्ट रिक्वायर 1/3 आवर्स पर यूनिट के लिए, ये क्या दे रखा है, 1/3 आवर पर यूनिट के लिए, किसके लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। रॉ मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 0.9। अब आप अपने दिमाग से सोचो, जो ये दे रखा था ₹9 पर यूनिट, ये क्या था, सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है, सेल प्राइस बोला हुआ है, ये ₹9 का वो बेच देता है मार्केट में, सेलिंग प्राइस का। तो क्या वो उसका प्रॉफिट हुआ, ये कैसे प्रॉफिट लगा दिया, ये गलत है जो तुमने किया, डाउट पूछा मुझसे। ये तो आपने इसको मार्केट में ₹9 का बेचा है, जिस चीज को ₹9 का मैंने मार्केट में बेचा, 9 का 9 मुझे प्रॉफिट मिल गया, नहीं, उसका कुछ कॉस्ट भी तो लगा होगा। वो कहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ो, रॉ मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया रॉ मटेरियल का कॉस्ट, देख सोचो जरा, 1.2 प्रोडक्ट ए के लिए पर यूनिट के लिए, वो तो अगले वाले का है, पहले प्रोडक्ट ए की बात कर लें। तो 1.2 रुपीज दिया हुआ है पर यूनिट को, मतलब जब मैंने उसको बनाने में मेरा खर्चा लगा तो एक 1.2 रुपीज तो एक लगे, प्लस मैंने लेबर लूबर में जो दिया या मशीनों में दिया या जो भी दिया, पर मुझे जो प्रॉफिट मिला वो 9 रुपीज नहीं मिला। कितना आएगा प्रॉफिट, 9 माइनस 1.2 रुपीज पर यूनिट, तो कितना आ गया सोचो, 7.8 रुपीज पर यूनिट मेरा प्रॉफिट है। कहीं वो 9 लगा दो, वहां ये गलत है क्वेश्चन, क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा भी तो हुआ, वो खर्चा मुझे किस में से निकालना है, अपनी सेलिंग प्राइस में से, तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 रुपए, गलत हो तो कितना आएगा सोचो, 8 माइनस 0.9 रुपीज पर यूनिट, तो कितना बनेगा सोचो, 7.1 रुपीज। तो ये मेरा प्रॉफिट शो हो रहा है। तो जेड क्या कह रहा है वो आपके पास, जेड अब बनेगा 9 ही आएगा, 7.8x प्लस 7.1y आएगा सोचो। और कंस्ट्रेंट्स क्या आएंगी, अभी यहाँ पे और भी दिया हुआ इधर, जो मैक्सिमम टाइम मशीन अवेलेबल है या मिनिमम टाइम, देखो क्या दिया हुआ है, ईच डे देयर इज एट मोस्ट ए टोटल ऑफ 90 आवर्स, एट मोस्ट टाइम अवेलेबल, एट मोस्ट दिया हुआ है, कितना अवेलेबल बताओ, 90 और 80, 90 आवर्स। और ये कितना दिया हुआ है, बस ये तो आप खुद ही, अब तो खुद ही कर दो, लगा लीजिए आंसर 16। तो कितना आ गया सोचो जरा, 1/4 ऑफ x, 1/3 ऑफ y, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो कौन सा साइन लगता है, लेस देन इक्वल टू 90, 1/8x, 1/3y, लेस देन इक्वल टू 80, x, y, इसमें लगाना बनता है, इसमें लगा लो। कुछ पूछना तो बोलो, फिर मैं 16 कराऊं। तो 4 डाउट पूछे थे इवन में से, मैंने 4 डाउट आपके लिए 16 करा रहा हूँ, 3 नहीं, चौथा नहीं। मेरे पास जो 16 बोल रहा हूँ, देखो इसमें से कुछ पूछना तो पूछो, वो 9 मत लगाना, ₹9 पर यूनिट मत लगाना, वो दैट इज कॉल्ड एसपी, सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस भी लगेगा। 16 कह रहा है, मशीन प्रोड्यूसिंग आइदर प्रोडक्ट ए एंड बी कैन produce A by using 2 units of chemical and 1 units of compound, and B can produce 1 unit of chemical, 2 units of compound, only 800 units of chemical। अच्छा, इसमें एक और भी दिया हुआ था, ओहो, इसमें ये भी एक और भी क्वेश्चन था, इसमें एक क्वेश्चन तो तुमने बोली भी नहीं, मैंने भी नहीं बोली, देखो इन एडिशन लास्ट लाइन, ओहो, इसमें एक और अभी रब तो नहीं गया ना, नहीं, एक और भी है इसमें, क्या दिया हुआ है, इन एडिशन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेली सेल्स for the first product is 8 unit, maximum amount of daily sale, एक और भी अभी maximum amount of होना चाहिए था आपको, हम तो इसी में उलझ के रह गए, डेली सेल्स का
कहते हैं कितनी डेली सेल्स वो कर देता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेली 200 लिखा होगा जरूर, हाँ डेली सेल्स का कितना करता है काके 200 यूनिट। किसके वाला, प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट बी के नहीं बता रखे, प्रोडक्ट बी के नहीं बता रखे, प्रोडक्ट बी कितने बेच सकता है, प्रोडक्ट ए के बता रखे, नो लिमिट फॉर प्रोडक्ट बी। तो इसका इसके भी तो इक्वेशन लगेगी, क्या मतलब है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेली सेल कितनी है बताओ, 200 यूनिट बेच सकता है डेली, कितनी भला, मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी बताओगे, लेस देन इक्वल टू, बस अब ठीक है। तो ये इक्वेशन भी लिखना, ये दो चीजें आपकी ठीक कर लेना, बाकी तो सारे क्वेश्चन आपने पढ़ेंगे। ये भी दिया हुआ है, ये ना भूल जाना मैं अगला क्वेश्चन पढ़ने लगा ये तो ध्यान आया बाद में कि 200 यूनिट वाला तो मैंने पढ़ा था बीच में क्वेश्चन के, तो वो कहाँ लिखूं, तो ये लिखूं। तो क्या लिखा हुआ है x के लिए, y के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कहा हुआ है, y को लिमिट ही नहीं है, y तो जहां तक मर्जी जाए, पर x के लिए क्या कहा हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेली सेल, किसकी बोला, प्रोडक्ट ए की। फर्स्ट प्रोडक्ट की कितने मैक्सिमम बेच सकता है, 200। तो x क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, ये भी दिया हुआ है मोर ओवर में। चलिए ये लाइन भी पढ़ी थी, अब ठीक है। इन एडिशन मतलब मोर ओवर, ये बात भी कह रखी है, इन एडिशन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेली सेल्स फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट, बोला हुआ स्पेशली फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए। अब ठीक है, चलिए 16 पढ़ रहे थे हम, थोड़ा सा स्टार्ट भी कर लिया था, पर इसमें एक बात थी। अब ठीक है, अब ये रब करके अपने आंसर बनाना, इक्वेशन बना के अपना आंसर निकाल के चेक करना ग्राफिकली। तो 16 में लास्ट लाइन में दिया हुआ है, क्या बोला, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो पढ़ते हैं जरा, जेड को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट, जो क्या होगा, मैक्सिमम। चलिए क्या कह रहे हैं 16 में, एक कंपनी प्रोड्यूसेस आइदर ए प्रोडक्ट ए एंड बी, प्रोडक्ट ए के लिए केमिकल कंपाउंड, प्रोडक्ट बी के लिए चाहिए, प्रॉफिट पढ़ो कहाँ है, द प्रॉफिट अवेलेबल पर यूनिट ऑफ ए एंड बी रुपीज 30 रुपीज 20, रुपीज 30 पर यूनिट के लिए और रुपीज 20 पर यूनिट के लिए। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, रुपीज 30 पर यूनिट किसके लिए दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए के लिए, रुपीज 20 पर यूनिट किसके लिए दिया हुआ है, प्रोडक्ट बी के लिए। ये एक्स है, वाई। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम प्रॉफिट। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए के लिए। फर्स्ट प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा इस बार, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी के लिए। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़िए जरा, खुद देखो, अब आप निकाल पाओगे, है नहीं इसमें कोई डाउट कुछ, इसमें तो कुछ बात ऐसी थी। देखो क्या पूछा हुआ है, चलिए तो क्या कह रहा है, एक मशीन प्रोड्यूसेस आइदर प्रोडक्ट ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, ए एंड बी कैन प्रोड्यूस ए बाय यूजिंग 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल, केमिकल का यूज किया हुआ है, केमिकल का, और एक कंपाउंड का यूज किया हुआ है। केमिकल का कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट्स, प्रोडक्ट ए बाय मैन्युफैक्चरिंग 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल, प्रोडक्ट बी बाय यूजिंग 1 यूनिट ऑफ केमिकल। ये क्या पूछा भैया, और 2 यूनिट्स ऑफ क्या दिया हुआ है, कंपाउंड। ओनली 800 यूनिट्स ऑफ केमिकल एंड 1000 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड आर अवेलेबल, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल। कितना दिया हुआ है, 800 यूनिट्स, और वो कितना दिया हुआ है, 1000 यूनिट्स। द प्रॉफिट अवेलेबल, फाइंड द ऑप्टिमम। ये तो कुछ भी ना, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन ऑप्टिमम कहानी ऐसा पिछले क्वेश्चन में था 10th वाले में। जेड क्या आएगा, 30x 20y। कंस्ट्रेंट्स क्या आ जाएंगी, 2x plus y, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल, लेस देन इक्वल टू 800, x plus 2y less than equal to 1000, x y। चलिए 21st है, 19 तक करा चुके थे, 21st। इसमें तो कुछ नहीं था क्या इसमें,
एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैज एम्प्लॉयड 5 स्किल्ड मैन। एक कंपनी है छोटी सी जिसमें काम करने में जो सक्षम है वो 5 उसने अपने एम्प्लॉयज रखे हुए। छोटी सी फैक्ट्री है, 5 स्किल्ड मैन है और 10 उसने थोड़े से नौसिखिया से रखे हुए। नौसिखिया मतलब सेमी स्किल्ड रखे हैं, आधा काम आता है आधा नहीं आता। तो कहता है मेक्स एन आर्टिकल ऑफ 2 क्वालिटीज। एक ही आर्टिकल बना रही है 2 क्वालिटी की। एक अच्छी क्वालिटी बनाती है डीलक्स मॉडल का और एक ऑर्डिनरी मॉडल का बनाती है। द मेकिंग ऑफ डीलक्स मॉडल ऑर्डिनरी मॉडल का टाइम दे रखा है और लास्ट लाइन को पढ़ा जाए तो मैक्सिमाइज इज टोटल प्रॉफिट भी बोला हुआ है। तो चल लेते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट है। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रॉफिट। जो क्या आना चाहिए? मैक्सिमम। तो क्वेश्चन को पढ़ो, कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रॉफिट जरूर लिखा होगा। अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। 10th क्वेश्चन अच्छा था, ये भी अच्छा है, ये भी कौन अच्छा क्वेश्चन। तो आपके पास चलिए, तो वो क्या कहता है? स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैज एम्प्लॉयड 5 स्किल्ड मैन। प्रॉफिट दिया हुआ है, देखना कहीं पे दिया होगा था। मैन्युफैक्चरर क्लियर प्रॉफिट ऑन डीलक्स मॉडल ₹15 ₹15 पर यूनिट। किसके ऊपर दिया हुआ है? डीलक्स मॉडल के ऊपर। चीज एक ही बनाती है, 2 क्वालिटी में बनाती है। एक होगा ऑर्डिनरी मॉडल, ये बनाते हैं। ए मैन्युफैक्चरर मेकिंग 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। चलो, एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर हैज एम्प्लॉयड 5 स्किल्ड मैन 10 सेमी स्किल्ड मैन। ठीक है, इसमें ₹15 का दे रखा है और इधर कितना दे रखा है? ₹10 पर यूनिट। इसका वाला ऑर्डिनरी मॉडल। तो जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डीलक्स मॉडल। और ये क्या करता है? ऑर्डिनरी मॉडल। चलिए ये लिख लेंगे। अब पढ़ें बीच में और क्वेश्चन में इसमें भरें, तो टाइम जितना जिसको चाहिए वो देखेंगे। तो कह रहा है कंपनी या एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, हैज एम्प्लॉयड 5 स्किल्ड मैन। उसके 5 स्किल्ड मैन है, 10 सेमी स्किल्ड मैन है। मेक एन आर्टिकल इन 2 क्वालिटी, डीलक्स मॉडल और ऑर्डिनरी मॉडल में बना देता है। द मेकिंग ऑफ डीलक्स मॉडल रिक्वायर्स टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड बाय स्किल्ड मैन और सेमी स्किल्ड मैन। चलिए दिया हुआ है, क्लियरली पढ़ लो। चाहिए टाइम द मेकिंग ऑफ डीलक्स मॉडल रिक्वायर्स 2 आवर वर्क बाय स्किल्ड मैन। 2 आवर चाहिए पर यूनिट के लिए बाय स्किल्ड मैन है। 2 आवर बाय सेमी स्किल्ड मैन। सेमी स्किल्ड मैन के भी 2 घंटे चाहिए। और जबकि ऑर्डिनरी मॉडल बनाएगा तो 1 आवर चाहिए स्किल्ड मैन और 3 घंटे चाहिए सेमी स्किल्ड मैन। वो क्या है? बाय यूनियन रूल नो मैन मे वर्क बाय मोर देन 8 आवर्स। तो वो कहता है 8 घंटे से ज्यादा एक आदमी काम नहीं कर सकता। मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। कितने घंटे काम कर सकता है वो? 8 घंटे एक आदमी। अब एक कंपनी में वो क्या कहना चाहता है? 5 उसने स्किल्ड मैन लगाए हुए हैं। नंबर ऑफ स्किल्ड मैन कितने लगा रखे हैं? सोचो, 5 लगा रखे हैं। और एक आदमी वो कहता है 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। मतलब मैं भी लगाऊं कंपनी में स्किल्ड मैन, ये भी लगाए, ये भी लगाए, ये भी 5 बंदे। सोचो, तो मैं कंपनी को कितने दूंगा? 8 घंटे। तो उसमें बाकी फ्री थोड़ा ना बैठे रहेंगे, वो भी तो 8 घंटे काम करेगा, वो भी 8 घंटे, वो भी 8 घंटे। मतलब मैं अकेला लगा रहा हूँ, सिर्फ एक ही कंपनी में स्किल्ड मैन है। तो वो डीलक्स मॉडल के 4 यूनिट बनाएगा, क्योंकि मुझे 2 घंटे लगते हैं एक मॉडल बनाने में और मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगा। मैक्सिमम टाइम क्या कह रहा है यूनियन रूल ने? 8 घंटे काम करना। 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं आपको करना। तो इसका मतलब मैं 8 घंटे काम करूंगा। सिर्फ मैं डीलक्स मॉडल बनाता हूँ तो मैं 2 घंटे में एक डीलक्स मॉडल बना देता हूँ, तो मैं 4 घंटे बना दूंगा। मतलब 4 घंटे बोल रहा हूँ, 8 घंटे में 4 डीलक्स मॉडल बना दूंगा। अब दूसरा जो मेरे साथ एक वर्कर और है, मान लो स्किल्ड मैन, मैंने 4 बना दिए डीलक्स मॉडल, वो भी तो 4 बनाएगा। कंपनी मेरे भी 8 घंटे यूज कर रही है, कंपनी उसके भी तो 8 घंटे यूज कर रही है। तो 5 आदमियों की कंपनी कितने यूज कर रही है? सोचो, ये क्या है? नंबर ऑफ आवर्स। ये क्या है? नंबर ऑफ स्किल्ड मैन। कितने दिए हुए स्किल्ड मैन?
5, तो कितने घंटे कंपनी यूज करेगी? 40 घंटे। सोच लो क्यों। मैं क्या बनाता हूँ बताओ, मैं सिर्फ डिलक्स मॉडल बनाता हूँ, मान लो ऑर्डिनरी मॉडल नहीं बना रहा, मुझे कंपनी का आप डिलक्स मॉडल बनाओ, तो मैं 2 घंटे में एक बना देता हूँ, मुझे 8 घंटे काम करना है, तो मैं 2 घंटे में एक, फिर अगले 2 घंटे में एक, अगले 2 घंटे 4 बना के चला जाऊंगा। दूसरा बंदा उसमें फ्री थोड़ा है, मतलब दूसरा डिलक्स मॉडल वाला बनाने वाला है, तो क्या करेगा वो भी 4 बना के जाएगा, अगला भी 4, अगला भी 4। कंपनी को कितने मिल गए सोचो मॉडल? 20 मॉडल, तो कि 4 मैंने बना के दिए, 4 उसने, 4 उसने, तो कंपनी ने मेरे 8 घंटे भी यूज किए, उसके भी, उसके भी, उसके भी, मेरे को अलग सैलरी देगा, उसको अलग, उसको अलग, इसको अलग, तो कितने घंटे उसने यूज किए? 40 घंटे। जैसे आप स्कूल में जाते हो, 3 टीचर मान लो पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहे होते हैं, जो फिजिक्स वाला टीचर आपकी क्लास लेता है तो मैथ वाला या केमिस्ट्री वाला फ्री थोड़ा बैठा होता है, किसी और क्लास में जाके लेता है, वो +1 की ले रहा होता है या सेक्शन बी ले रहा होता है, तो कहने का, या 10th क्लास ले रहा होता है, तो क्या करता है स्कूल मेरे भी 8 घंटे यूज कर रहा है जो मैथ पढ़ा रहा है, स्कूल उसके भी यूज करता है 8 घंटे जो फिजिक्स पढ़ा रहा है, और केमिस्ट्री वाले को, हमको अलग अलग, तभी तो सैलरी देता है। तो ये थोड़ी ना है कि मैं मतलब मैथ पढ़ा रहा हूँ क्लास में तो फिजिक्स वाला बैठा है फ्री, केमिस्ट्री वाला भी फ्री बिठा रखे, फिर केमिस्ट्री वाला आएगा तो मैथ वाला, ऐसा नहीं है। तो क्या करेगा, 8 घंटे मेरा भी स्कूल यूज कर रहा है, 8 घंटे उसके भी 8 घंटे, तो स्कूल तो हम तीनों के 24 घंटे यूज कर रहा है, तभी तो हमें 8-8 घंटे की अलग सैलरी दे रहा है, मेरे को अलग सैलरी देता है, उसको अलग, उसको अलग, तो 5 के 5 स्किल्ड मैन को सैलरी देगा, एक को थोड़ा देगा। तो 8 घंटे थोड़ा लिख दूंगा, 8 घंटे लिखूंगा तो क्या हुआ, एक स्किल्ड मैन है, इसका मतलब कंपनी के पास, तो 8 नहीं लिखूंगा, कितने घंटे लिखूंगा? 5, 40 घंटे, तो कंपनी उस समय 40 घंटे यूज कर रही है उसके एक दिन में। अगर वो एक ही बंदा लगा रहता, सोचना एक ही बंदा लगा रहता, उसको 20 पीस बनाने होते हैं डिलक्स मॉडल के, तो उसको 5 दिन लग जाते हैं, सोच लो 5 दिन लग जाते हैं, या फिर 5 आदमी लगा दिया उसने, एक ही दिन में उतना काम निकाल दिया, तो फिर इसके उसके घंटे कितने यूज कर दिए? 40। ऐसे ही सेमी स्किल्ड मैन के कितने घंटे यूज कर रहे हैं? बस ये इक्वेशन थी, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है कि ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, वैसे तुम्हें समझ है फिर भी मैंने लिख दिया था। तो क्या आ गया, z = 15x, फिर भी पूछना तो पूछ लो, और कंस्ट्रेंट्स कितनी आएगी सीधा ही लिख दो, कंस्ट्रेंट्स 2x + y, मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है? 40 घंटे, ≤ 40, 2x + 3y ≤ 80, x, y > 0। एक कंपनी है 3 मॉडल्स के कैलकुलेटर बना रही है ABC, ये वाला क्वेश्चन है, तब तक पढ़ लो, तब तक मैं करा रहा हूँ। 23 8 घंटे एक आदमी की यूज करता है, तो 5 आदमी है, कंपनी है, फैक्ट्री में 5 लगा रखे हैं वर्कर, तो 8 घंटे मेरे, 8 घंटे उसके, 8 घंटे उसके, टोटल 40 घंटे यूज करके परे करेगा वो, ये सोचना। एक कंपनी में 3 मॉडल्स ऑफ कैलकुलेटर, एक कंपनी 3 मॉडल बनाती है कैलकुलेटर की। 23rd में एक कंपनी में 3 मॉडल ऑफ कैलकुलेटर ABC, लास्ट लाइन में पढ़े तो लिखा होगा मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम, लास्ट लाइन में लिखा होगा। अब तब तक कॉस्ट पढ़ो क्वेश्चन को जब तक कॉस्ट नहीं मिलती, कहीं देखो कॉस्ट का जिक्र किया हुआ है, सोचो कि कंपनी मेक्स 3 टाइप्स ऑफ मॉडल ऑफ कैलकुलेटर ABC, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, द कंपनी हैज ऑर्डर ऑफ एटलीस्ट 6400 कैलकुलेटर ऑफ टाइप A, 4000 ऑफ B और 4800 ऑफ C। फैक्ट्री ए प्रोड्यूसेस कह रहा है, कहता है 50 कैलकुलेटर ऑफ A, B, C, इस तरह से दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट कितना लगता है? ₹12,000 दिया हुआ है, एंड पर डे का, ईच डे लिखा हुआ है, और रुपीस कितना दिया हुआ है? 15,000 पर डे का, टू ऑपरेट फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2। फैक्ट्री 1 को चलाने में और फैक्ट्री 2 को चलाने में कितनी कॉस्ट दे रखी है? ₹1200 और ₹1500 दे रखी है। चलिए जरा क्या बना रहे हैं, कहता है 3 टाइप के कैलकुलेटर बनाते हैं, कौन कौन से मॉडल्स के बनाते हैं? A के, B के, C के। The company order for at least 6400 कैलकुलेटर ऑफ मॉडल A, 4000 और 4800 दे रखा है
कैलकुलेटर ऑफ टाइप सी एट फैक्ट्री 1, पहली फैक्ट्री के ऊपर क्या बनते हैं 50 कैलकुलेटर बन रहे हैं मॉडल ए के, 50 कैलकुलेटर बन रहे हैं। और 50 कैलकुलेटर बन रहे हैं मॉडल बी के भी, और 30 कैलकुलेटर बन रहे हैं मॉडल सी के। किस पे बोला फैक्ट्री 1, और एवरी डे पर डे कहना है 50 कैलकुलेटर पर डे के, पर डे के, पर डे के। और जबकि फैक्ट्री 2 में लिखा हुआ है 40 कैलकुलेटर बनते हैं, 40 कैलकुलेटर बनते हैं पर डे के। टाइप ए के 20, टाइप बी के 40, टाइप सी के 40 ही आ रहा है, देखना जरा 40 कैलकुलेटर ऑफ टाइप सी के पर डे, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर आगे भी दे रखा है, कुछ ना कुछ दिया रखा होगा। इट कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। ऊपर लाइन में दे रखा था कंपनी ऑर्डर्स फॉर एटलीस्ट, कंपनी के पास ऑर्डर कितने का है वो बताना। कंपनी ऑर्डर देती है, कम से कम कितने का ऑर्डर है लिखा हुआ है, पढ़ ले जाएंगे। तो कंपनी ऑर्डर्स कितने का देती है, द कंपनी हैज ऑर्डर फॉर एटलीस्ट 6400, कंपनी ने ऑर्डर दिया एटलीस्ट कम से कम 6400 ऑफ कैलकुलेटर ऑफ मॉडल ए का दिया हुआ है, 4000 मॉडल बी का दिया हुआ है, 4800 मॉडल सी का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो मिनिमाइज द कॉस्ट निकालना, तो निकाल देंगे क्या, जेड क्या रिप्रेजेंट करता है मिनिमम कॉस्ट को, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर बाय फैक्ट्री ए, नंबर ऑफ कैलकुलेटर, नंबर ऑफ कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर बाय फैक्ट्री ए, नंबर ऑफ कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर बाय फैक्ट्री 2, जेड क्या कह रहे हैं 1200x 1500y, कंस्ट्रेंट्स क्या दे रखी हैं सोचो, 15 कैलकुलेटर पहली फैक्ट्री बनाता है, 40 कैलकुलेटर पर डे का ये बनाता है। ऑर्डर क्या एटलीस्ट कम से कम कितने कैलकुलेटर बनाने हैं 6400, 6400, 50x plus 20y greater than equal to 4000, 30x plus 40y greater than equal to 4800। चलिए ये इनइक्वालिटीज बन गई, x, y क्या लोगे greater than equal to 0, 50x plus 20y कम से कम 11 सारे के सारे, 30x plus 40y और x, y क्या आएगा बताओ। तो 24 तक तो ऐसे हैं, 25 ट्रांसपोर्टेशन, जैसे वो 9th क्वेश्चन छोड़ा था तब ट्रांसपोर्टेशन वाला करा, पढ़ लो पहले से। चलिए ये थे हमारे पास लीनियर वाले, अब हमने जो टेबल से बनाए थे अब ट्रांसपोर्टेशन वाले करने हैं। 25, 26, 27 इस एक्सरसाइज का और 14.1 का 9th क्वेश्चन जो रह गया था, कुछ बुक्स में 10th है, पुरानी बुक्स में सेम। देख लो ट्रांसपोर्टेशन वाले, इससे पहले मैं आगे चलाऊं आप एक बार बुक को थोड़ा पीछे खोल के देखो, मैं ये बोल रहा हूँ ये अभी फिलहाल चला रहे हैं हम लोग आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन वाले, इनको करने का तरीका अलग होता है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सरसाइज 14.1 का 9th, पुरानी बुक में 10th, और एक्सरसाइज 14.3 का 25th देख लो, डिटो सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा भी जैसे तो यही करा रहे हैं, तो यहीं पे आप उसको कैच कर लेना। देखो कहते हैं देयर आर 2 फैक्ट्रीज हैं, मैं 25th करा रहा हूँ, जो मर्जी आप पढ़ लो, चाहे सेम ही है बिल्कुल सब कुछ, इसमें
कुछ भी चेंज नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन वाले में। 25th करा रहा हूँ इस समय, 14.3 का है। ये सारे एक जैसे ही काम करते हैं। सोचिए, कहते हैं देयर आर 2 फैक्ट्रीज हैं लोकेटेड एट द प्लेस दिया हुआ है। देयर आर 2 फैक्ट्रीज हैं लोकेटेड एट द प्लेस दिया हुआ है। सेम है बिल्कुल, थोड़ा सा 1% थोड़ा सा वो 116 है, यहाँ पे 160 है, वो एक ही बात है। देयर आर 2 फैक्ट्रीज हैं, इनको क्वेश्चन करने का तरीका देखो। लोकेटेड एट प्लेस पी एंड क्यू पे। मान लो एक कंपनी है जो कोई चीज मैन्युफैक्चर करती है, वो कहता है 2 फैक्ट्री लगाती है। इसका टेबल थोड़ा अलग बनता है, जो इस तरह से बनाना पड़ता है। कहता है देयर आर, ये साफ है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए हम कैटेगरी के लिए चेंज करते हैं अपना टेबल। देयर आर 2 फैक्ट्रीज आर लोकेटेड एट प्लेस पी। एक प्लेस पी पे बनाया हुआ है, एक प्लेस हमने क्यू पे बनाया हुआ है। मान लो 2 फैक्ट्री है। फ्रॉम दीज लोकेशन ए सर्टेन कमोडिटीज डिलीवर। इन फैक्ट्रियों से कुछ कमोडिटी हमने डिलीवर की अपने आउटलेट्स पे। आउटलेट मतलब हमने अपने डिपो खोल रखे 3 कहीं और जगह पे। कमोडिटी डिलीवर टू ईच ऑफ द 3 डिपो सिचुएटेड एट ए, सिचुएटेड एट बी, सिचुएटेड एट सी। इस पे हमने ट्रांसपोर्ट किया। ट्रांसपोर्ट मतलब जो कब फैक्ट्रियां ये बना रही थी माल, वो यहाँ जाके वो अपने डिपो पे बेच रही थी। डिपो का मतलब समझते हो, आउटलेट्स दिए हुए। वीकली रिक्वायरमेंट दी हुई है डिपो की 554 यूनिट। तो इसको थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए कुछ इनको नाम दे देते हैं रफली। मान लो अगर हम जहाँ हैं वहाँ से बात करें, 2 फैक्ट्रियाँ लगी, मान लो चंडीगढ़ लगी है, एक लगी है दिल्ली। मान लो रफ में सोचा ऐसा कहानी, पर फिर भी हमने एक assumption मानी। 3 उसने अपने आउटलेट्स खोल रखे हैं। मान लो एक खोल रखा है करनाल में, करनाल नाला में, एक खोला हुआ है अम्बाला में, और एक खोला हुआ है मैंने मान लिया यमुनानगर में। 3 का उसने आउटलेट्स खोल रखे। तो मेरा मतलब ये 3 अपनी उसने क्या खोल रखी हैं, आउटलेट। समझते हो? तीन आउटलेट्स खोल रखे हैं। आउटलेट समझते हो कि बच्चा? कि उसने अपनी शॉप्स खोल रखी हैं। शॉप्स कहाँ खोल रखी हैं उसने? एक खोल रखी है करनाल में, बड़ा सा शोरूम, एक अम्बाला में खोल रखा है, और एक यमुनानगर में खोल रखा है। और 2 क्या है? प्लेस है, पी और क्यू, चंडीगढ़ और दिल्ली, जहां माल बनाता है। इनकी वीकली रिक्वायरमेंट दी हुई है, इसको 5 यूनिट चाहिए। तो मैंने ये मान लिया, ये एक बनाती है, मान लो टीवी बनाती है, कंपनी है जिसका एक आउटलेट्स किस पे है, पी पे, और एक क्यू पे है। वो क्या बना रही है? मान लो टीवी बनाती है। टीवी सैमसंग के टीवी बना रही है, वो अपने आउटलेट्स पे जाके बेच देती है। ये मान लिया टीवी बना रहा है, एक कंपनी जो है वो टीवी बनाने वाली है, उसने अपने 2 फैक्ट्रियां लगा ली, चंडीगढ़ और एक दिल्ली में लगा ली है अपनी फैक्ट्री। और अपने आउटलेट्स तो उसने 3 जगह खोल लिए, ए बी सी। सैमसंग का टीवी बना रही है, करनाल में कुछ उसकी शॉप्स, अम्बाला में और यमुनानगर में। तो वो कहता है उनकी वीकली रिक्वायरमेंट है, वीकली मतलब हर हफ्ते की रिक्वायरमेंट दी हुई है। 5 यूनिट इसको चाहिए टीवी के, हर हफ्ते भेज देता है ए आउटलेट। 5 ही यूनिट उसको चाहिए, 5 यूनिट बी को चाहिए, मतलब यमुनानगर अम्बाला वाला भी 5 यूनिट भेज देता है, करनाल वाला भी 5। यमुनानगर में 4 टीवी बिकते हैं, तो वो 4 यूनिट मंगवाता है, 4 यूनिट भेज देता है। यहाँ तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा, दोबारा पढ़ना पढ़ लो। देयर आर 2 फैक्ट्रीज। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करने हैं, प्लेस पी और प्लेस क्यू पे, जो हमने रफली में चंडीगढ़ दिल्ली माना, और जो कमोडिटी डिलीवर की गई वो हमने टीवी माना। फ्रॉम दिस लोकेशन ए सर्टेन कमोडिटी डिलीवर टू ईच ऑफ द 3 डिपो ए बी सी। वीकली रिक्वायरमेंट 5 यूनिट दे रखी है of the commodity, while the production capacity of the factory, production capacity भी दे रखी है। ये 8 यूनिट बनाता है, ये 6 यूनिट बनाता है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इसका मतलब ये रहा कि आपके पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपके पास, वो कितना दे रखा है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी दे रखी है? 8 यूनिट इसकी दे रखी है, 6 यूनिट इसकी दे रखी है। तो आप अपने दिमाग से इस बात को सोचो कि जितना वो बनाएगा प्रोडक्शन है, उतनी उसकी कंजप्शन है। सोच लो, एक बात को आराम से देखो, पहले आगे चलाने से पहले। जितनी इसकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कितनी है? 8 और 6 14 यूनिट वो बनाता है। और कंजप्शन खपत भी कितनी है? कंजप्शन है 5 + 5 + 4 14 यूनिट है। तो 14 यूनिट बनाता है, 14 ही उसके बिक जाते हैं, मतलब बनाते हैं उतने जितने उसकी सेल आउट होती है।
इसका भी एक रोल रहेगा इसमें। अब वो कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पड़ता है पर यूनिट का, कितना पड़ता है प्लेस पी से प्लेस ए तक जाने के लिए, लिखा हुआ है फ्रॉम पी टू ए तक जाने के लिए, कॉस्ट इन रुपीस दिया हुआ है, रुपीस 160 पर यूनिट का कॉस्ट लगता है। मेरा मतलब अगर एक टीवी उसको चंडीगढ़ से लेके करनाल तक ले जाना पड़ेगा तो 160 रुपये का खर्चा उसको डालना पड़ता है। और फिर ए टू बी का भी दे रखा है रुपीज 100 ऐसे दे रखे हैं, रुपीज 100 पर यूनिट का दे रखे हैं, और रुपीज 150 पर यूनिट का दे रखा है। और क्यू टू ए तक जाने के भी खर्चा दे रखा है, रुपीज 100 पर यूनिट का जाने का दे रखा है। और ऐसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है रुपीज 120 पर यूनिट का, रुपीज ऑफ 100 पर यूनिट। क्वेश्चन तो कराना में कुछ फर्क नहीं है, क्वेश्चन तो फटाफट से करवा ही सकते हैं। हाउ मेनी यूनिट शुड बी सोल्ड टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो। तो जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कॉस्ट ये रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट करेंगे तो बात की बात है, अभी बताते हैं। तो इसमें एक बड़ी महीन सी बात होती है, जो बिजनेस फैमिली से होती है शायद उनको पता भी है, कॉमर्स वालों को पता भी है, नॉन मेडिकल को शायद वहां तक पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए, फिर भी बात कर रहा हूँ। जब भी आप कोई शॉप चलाएंगे, कभी कल को आउटलेट्स कोई खोलते हैं या जो कंपनियां खोल के बैठी हैं अपनी, जो भी शॉपकीपर है, दो चीजों की कीमत होती है। एक तो कि जो माल आए हमें सस्ते से सस्ता आए, कंपनी चाहती है कि भैया मैं ट्रांसपोर्टेशन भेजूंगी तो मेरे को सस्ते से सस्ता जाना पड़े, मेरा खर्चा कम से कम आए। या फिर हम खुद भी, हमारी अपनी शॉप्स हैं तो हम चाहेंगे कि हमें खर्चा कम से कम पड़े। मान लो डेली से हम कुछ सामान मंगवा रहे हैं, एक टेम्पो वाला 3000 मांग रहा है, एक टेम्पो वाला 2500 मांग रहा है, तो हम चाहते हैं भैया ट्रांसपोर्टेशन कम से कम लगे। ये तो बेसिक सी बात है। दूसरा, टाइम की भी कीमत होती है। ये अगर समझ जाते हैं, ये महीन सी बात होती है। क्या टाइम की कीमत होती है? मान लो 2500 वाला कहता है मैं 3 दिन बाद माल लाऊंगा, मैं अभी 2 दिन फ्री नहीं हूँ, और 3000 वाला कहता है मैं आज ऑर्डर दो, मैं कल ही सुबह पहुंचा दूंगा आपके पास। तब आपको क्या देखना है कि आपके पास टीवी पड़े कि नहीं पड़े, आपकी जरूरत क्या है, सोचो। मेरा मतलब इसके पास मान लो टीवी खत्म हो गई है, यहाँ से इसको 100 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है और यहाँ से इसको 160 रुपये पड़ती है। इसने क्यों प्लेस पे फोन लगाया, दिल्ली में फोन लगाया, हाँ भी माल भेज दो, कहते भेज देंगे, पर अभी हमारा जरा जाने वाला जो टेम्पो वाला था वो बीमार है, 2 दिन बाद माल देगा। ये खाली बैठा हुआ है। इसके बाद सारे 500 के 5 यूनिट वीक के, एक वीक में से पर वीक बेचने थे, एक हफ्ते में इसने बेच दिए। अब वो कहता है भैया माल तो आ जाएगा, 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन बाद आ जाएगा हमारा टेम्पो, अभी तो टेम्पो वाला ठीक नहीं है, कहीं और गया हुआ है। तो अब वो 2 दिन करेगा क्या? उसके कस्टमर तो खराब हो जाएंगे, वो किसी और शॉप पे चले जाएंगे। कोई जानने वाला होगा उसको रोक भी लेगा, पर 2 दिन कैसे रोकेगा किसी को? कोई अननोन भी तो आ जाएगा। तो वो क्या कहता है, भैया तू चल रहने दे, इसको फोन करेगा, हाँ भाई मुझे कुछ माल चाहिए तो बता दे, है क्या? है क्या? कब पहुंचाएगा? कहता आज रात को या कल सुबह पहुंचा दूंगा। तो कहेगा पैसे कितने? कहता 160 रुपये लूंगा पर यूनिट के। ये कहता चल कोई बात नहीं, मुझे ऐसा कर 2 टीवी पहुंचा दे या 2 यूनिट पहुंचा दे, बाकी तो मैं इससे मंगवा लूंगा, 2 दिन बाद टेम्पो आएगा ही आएगा। तो तब पैसे नहीं देखेगा, तब क्या देखेगा? टाइम। तो यहाँ से भी माल मंगवा सकता है, जो नहीं जहाँ से सस्ता मिल रहा है वहीं से मंगवा लेगा। समझ रहे हो? कभी क्या होता है, टाइम के साथ साथ, पैसे के साथ साथ टाइम की भी कीमत है। वो चाहता तो है मुझे सस्ता मिले, पर वो ये भी नहीं चाहता साइमल्टेनियसली कि मेरे ग्राहक खराब जाएं। वो क्या करेगा? प्रॉफिट 160 रुपये का उसको पड़ेगा, प्रॉफिट कब मिलेगा उसे? मान लो 200 रुपये की चीज बेचता है, एक टीवी में 200 रुपये कमाता है मान लो, तो 100 रुपये तो इसने इसको दे दिया, इसको 160 देगा, तो इसमें 100 रुपये कमाएगा, इसमें 40 रुपये कमाएगा, पर कमा के तो देगा, ग्राहक तो नहीं खाली जाएगा, ग्राहक तो उसी का रहेगा, कस्टमर। तो ये चीजें देखनी पड़ती है। अब क्या होता है कि ये क्या कह रहा है कि भाई मैं तुझे, इसको फोन मारा तो कहता है मैं ना तुझे 10 बजे तक पहुंचा दूंगा माल, उसको फोन किया कहता 8 बजे लगा दूंगा गाड़ी, तो कहता चल कोई बात नहीं, 1-2 घंटे तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, तो सारा माल इससे भी मंगवा सकता है, जो थोड़ा इसी से मंगवाए। तो ये जो चीज रहती है वो कॉस्ट के साथ साथ टाइम का भी फैक्टर रहता है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे 500 के 500 यूनिट इसने इसको दे दिए, नहीं। अगर मान लो इसने 500 के 500 यूनिट लेने हैं तो इसको वेट करना पड़ेगा 2 दिन का। अगर कभी इसने फोन किया कि मेरा टेम्पो खराब है, अभी 2 दिन बाद मेरा टेम्पो ठीक होगा मैं भेजूंगा, तो 2 दिन या 3 दिन फ्री नहीं रहेगा। हाँ ये हो सकता है 2 दिन के लिए इससे कितने टीवी ले ले, 2 टीवी ले ले, ताकि वो 2 दिन का अपना काम चला ले, बाकी 3 टीवी इससे ले लेगा। तो ये चलती कैसे है गाड़ी? एक्स यूनिट्स कहते हैं, यहाँ से ले लेते हैं।
ये क्वेश्चन 6 तरीकों से स्टार्ट होता है। मेरा मतलब x बी द नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेस P टू प्लेस A, x बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेस P टू प्लेस B, x बी द नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेस P टू द प्लेस C। तो x बी द नंबर ऑफ, मतलब कहीं से भी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। x क्या है? वो यूनिट जो प्लेस के उसे प्लेस C पे जाए। तो आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ पे ले ले बच्चा, चाहे यहाँ से शुरू कर ले x, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से। तो मैंने क्या मान लिया? x ये मान लिया। तो x क्या मानना है? x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड transport from factory P to depot A। P से A में जाना है तो कितने यूनिट उसने लिए? x। x क्यों लिए? पांचों के पांचों क्यों नहीं ले लिए? क्योंकि यहाँ से महंगे पड़ रहे थे। तो उसने काम चलाने के लिए क्या ले? 2 यूनिट ले लिए, 1 ले लिया, 3 ले लिए। क्या पता हो गया मेरी आज गाड़ी नहीं आएगी, कल आ जाएगी, तो इसको कहेगा भी मेरे को 1 टीवी दे जा। ये कहेगा मेरी गाड़ी क्या आएगी 6 दिन बाद आएगी या 4 दिन बाद आएगी, तो कहेगा 3 टीवी दे जा। तो उसने कितने टीवी लेगा? x। तो यहाँ से यहाँ पे कितने ट्रांसफर किए? y। तो y क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर यूनिट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फैक्ट्री P टू डिपो कौन से पे? B पे। इस ट्रक में कितने टीवी थे बताओ? 8 में से इसने इस पे कितने उतार दिए? x। x मतलब कभी 2 उतरवा लेगा, कभी 1 उतरवा लेगा, हर वीक की बात है। कभी नहीं भी उतरवाएगा, सारे के सारे टीवी यहाँ से भी ले सकता है। तो कितने उतरवा लिए? x। इसने कितने उतरवा लिए? y। बच्चे कितने इसके पास? 8 में से मान लो 2 टीवी इधर उतार दिए, 3 इधर उतार दिए, 8 में से 2 - 3 टीवी बच गए। तो सारे सारे यहाँ उतारेगा। क्यों? कंजप्शन इक्वल टू क्या है? अगर वापस ले जाएगा तो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होगी? अब जबरदस्ती इसको देने पड़ेंगे, 8 - x - y देने ही पड़ेंगे। सोचो, यहां से चला वो इस डिपो पे पहुंचा, अंबाला वाले पे, हाँ भाई कितने टीवी चाहिए? वो कहता है मुझे x टीवी दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, नहीं चाहिए ले जा अपने। तो वो यहाँ ले जाएगा। फिर ये वाला कितने मांगेगा? y। तो x इतने उतरवा लिए, y इतने उतरवा लिए, और ये x को क्या कहा? 8 टोटल थे, तो x इधर से चले गए, y इधर से, तो बाकी बचे कितने? सारे इधर उतारने पड़ेंगे। क्यों उतारने पड़ेंगे? जितनी इनकी क्या है? प्रोडक्शन, उतनी इनकी क्या है? कंजप्शन। फालतू तो है नहीं जो वापस ले जाएगा। वापस ले जाने का तो मतलब ही नहीं बनता, मजबूरी अब इधर उतारनी बताने पड़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्या मतलब? P टू डिपो B पे, P टू डिपो C पे, Q टू डिपो A, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब इसे टीवी चाहिए कितने थे? पर वीक 5। आए कितने? x। बाकी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करेगा? वो यहाँ से पूरी करेगा, 5 - x। कितने चाहिए थे? 5। आए कितने? y। तो बाकी रिक्वायरमेंट कितनी कहाँ से पूरी करेगा? यहाँ से पूरी करेगा। सोचिए, कितने चाहिए थे? 4। आए कितने? तो बाकी रिक्वायरमेंट क्या पूरी करेगा? 4 - 8 - x - y। क्यों? चाहिए 5 थे, तो दिए इसने कितने इसको? x। तो बाकी कहाँ से आएंगे? 5 - x। इसने इसको कितने दिए? y। तो कितने आए? 8 - x में से चाहिए 4 थे, तो 4 में से जो बच जाएंगे वो इससे ले लेगा। हमें पता ही है z क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉस्ट को। कॉस्ट क्या कह रहा है? मिनिमम कह रहा है। तो कितनी कॉस्ट बनेगी? 160 रुपए एक टीवी के। तो x टीवी के कितने होंगे? सोचो, ये टोटल कॉस्ट है 160x। अब कंपनी को कितनी कॉस्ट बन रही है? 160 रुपए इंटू x टीवी इधर उतारे तो 160 इंटू x इधर पड़ रही है। इधर कितनी पड़ रही है कंपनी को कॉस्ट? 100 इंटू प्लस 100 इंटू y प्लस 150 इंटू 8 - x - y प्लस ये टोटल कंपनी कॉस्ट आ रही है 100 इंटू 5 - x प्लस 120 इंटू 5 - y प्लस 100 इंटू 4 - 8 प्लस x प्लस y। ये इसकी टोटल कॉस्ट है जो फैक्ट कंपनियों को पड़ रही है। कंपनी कौन सी? जिन्होंने 2 फैक्ट्रियां लगा रखी है प्लेस P प्लेस Q पे। ये जो ट्रांसपोर्ट कर रही है सामान को, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर रही है सामान को। 160 इंटू x
100 into y, 150 into 8x minus y, 100 into 120, 100 into 4 minus 8 plus x plus y. यह आएगा। अब हमें पता है सिंस जो कॉमोडिटी होती है पता ही है, कैन नेवर बी नेगेटिव। कॉमोडिटी वस्तुएं जो होती है कभी नेगेटिव तो होती नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ से यहाँ तक टीवी देखा x क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y भी क्या होगा, 8 माइनस एक्स माइनस वाई भी क्या होगा, फिर यहाँ पे 5 माइनस एक्स भी क्या होगा, फिर यहाँ पे 5 माइनस वाई भी क्या होगा, लास्ट वाला क्या बचा है 4 माइनस 8 प्लस एक्स प्लस वाई भी क्या होगा। सोचो x भी क्या आएगा, सोचो x भी ग्रेटर देन 0, y भी क्या आएगा ग्रेटर देन 0। 8 माइनस एक्स क्यों आएंगे ग्रेटर देन 0 पता है, कॉमोडिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 5 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, करा दो सारे, और ये भी क्या आएगा सोचो 4 माइनस 8 प्लस एक्स प्लस वाई भी क्या आएगा। बस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, ये इनइक्वालिटीज बन गई, कंस्ट्रेंट्स ये आ गया। समझ रहे हो बात को, कितने में आती है 8 और 6 में। ये इसको कितना देगी x, इसको y, इसको 8 माइनस x माइनस y, बाकी बचा हुआ इसको मान देना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन कंजप्शन सेम है। यहाँ चाहिए 5 थे, मिल गया x, 5 माइनस x, 5 माइनस y, 4 माइनस 8 माइनस x माइनस y, और कॉस्ट कितनी रखी है 160, 100, 150, ये कॉस्ट है रखी है। अब इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लो। इम्प्रोवाइज क्या करोगे, x, y क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इकट्ठा लिख लो। 8 is greater than equal to x plus y, 5 is greater than equal to x, 5 is greater than equal to y, ये क्या बनेगा x plus y greater than equal to 4। अब इसको और तरीके से लिख लो, बस आपकी इनइक्वालिटीज बन जाएंगी। कौन कौन सी बन गई इनइक्वालिटी बताओ जरा। एक क्या बन गई, एक तो ये उठा लो x plus y लेस देन इक्वल टू 8, ये क्या आ गया x लेस देन इक्वल टू 5, y क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 5, ये क्या आ गया x प्लस वाई, ये इनइक्वालिटी बन गई। सोचो है तो यही, इन्हीं को हमने ऐसे लिख दिया, सोचो ये ऐसे लिख दिया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर इसी को हमने क्या लिख दिया, सोच लीजिए। बस ऐसे करनी है ट्रांसपोर्टेशन। चलिए अब अपने आप करिए इसको, जो डाउट आएगा कर लीजिएगा।